गाजा के बाद लेबनान में युद्ध छिड़ने की आशंका, हिजबुल्लाह पर हमले की तैयारी में इजरायली सेना। रूस अमेरिका समेत 9 देशों ने जारी की है एडवाइजरी। अपने नागरिकों को लेबनान तुरंत छोड़ने की सलाह दी गई है। अपने नागरिकों को लेबनान ना जाने की भी हिदायत दी गई है। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, रूस यूएस समेत 9 देशों ने एडवाइजरी जारी की है। फिलहाल अपने नागरिकों से कहा गया है कि लेबनान ना जाएं। तो कल लेबनान में ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत के 40वें दिन अंतिम शोक सभा हुई और इसके मंच से हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरुल्लाह ने इजरायल पर हमले का ऐलान कर दिया। इजरायली सेना भी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर ग्राउंड ऑपरेशन के लिए तैयार है। लेबनान की जंग गाजा से भी भीषण होने वाली है। 9 देशों ने अपने अपने नागरिकों को लेबनान तुरंत छोड़ने की चेतावनी दी है। बेरूत का रफीक हरीरी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कभी भी बंद किया जा सकता है। हिजबुल्लाह पर हमले की आशंका को देखते हुए ईरान ने भी इजरायल को अंतिम चेतावनी जारी कर दी है। देखिए कैसे अरब में एटमी महासंग्राम की बिसात बिछ चुकी है। जिस खतरे का अंदेशा बीते 3 हफ्ते से जताया जा रहा था, वो पूरे अरब पर मंडराने लगा है। जिस युद्ध की आशंका से अमेरिका चिंतित था, वो वास्तविकता बन चुकी है। हिजबुल्लाह ने इजरायल के खिलाफ बड़ी जंग का ऐलान कर दिया है। इजरायली रक्षा मंत्री ने हिजबुल्लाह को मिटाने की शपथ उठा ली है। लेबनान बॉर्डर पर 1000 से ज्यादा आईडीएफ के सैन्य वाहन तैनात हो चुके हैं। 8 देशों ने नागरिकों को लेबनान छोड़ने की चेतावनी जारी कर दी है। बेरूत का रफीक हरीरी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बंद होने वाला है। इस युद्ध की वजह है इजरायल पर हो रहे हमले और हिजबुल्लाह पर हो रहे इजरायल के पलटवार। छब्बीस जून की शाम को हिजबुल्लाह ने इजरायल के मैतुला पर 4 एंटी टैंक मिसाइल हमले किए। हिजबुल्लाह रॉकेट फोर्सेस ने दावा किया कि हमले इजरायली सेना की चौकियों पर किए गए। इजरायल का दावा है कि हिजबुल्लाह ने रिहायशी इलाके को निशाना बनाया और एंटी टैंक मिसाइल हमलों के बाद इजरायल के मैतुला में आग लग गई। इन हमलों के बाद इजरायल ने दक्षिणी लेबनान के तबाते पर हमले किए। इजरायली वायुसेना और रॉकेट फोर्सेस ने हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया। इसके साथ ही इजरायल ने लेबनान के बिंत जबेल पर रॉकेट हमले किए। इससे बड़े इलाके में आग लग गई। लेबनान से अरब में महासंग्राम तय माना जा रहा है। इजरायल के रक्षा मंत्री ने इसके संकेत भी दे दिए हैं। इजरायल ने लेबनान पर ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी कर ली है। लेबनान के बॉर्डर पर इजरायल के 1000 से ज्यादा सैन्य वाहन और आर्टिलरी तैनात हैं। इजरायल लेबनान पर कभी भी बड़ा हमला कर सकता है। अमेरिका ने भी हिजबुल्लाह को चेतावनी जारी कर दी है कि इजरायल को रोकना मुश्किल है। हिजबुल्लाह भी जंग के लिए पूरी तरह तैयार है। ईरानी IRGC ने लेबनान में जो सुरंगें डिजाइन की हैं, उनके वीडियो जारी कर दिए हैं। इसके साथ ही हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरल्लाह भी इजरायल पर बड़े हमले की तैयारी कर चुका है। लेबनान में हसन नसरल्लाह ने ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की अंतिम शोक सभा में हिस्सा लिया। इस शोक सभा के मंच से नसरल्लाह ने इजरायल पर हमले का ऐलान कर दिया।
जंग एक साथ कई फ्रंट पर शुरू हो चुकी है। इजराइल और हिजबुल्ला एक दूसरे पर पलटवार कर रहे हैं। इराक रेजिस्टेंस फोर्स इजराइल पर हमले शुरू कर चुकी है। हूती की मिसाइलें लाल सागर से इजराइल के हाइफा पोर्ट तक बरस रही हैं। सबसे बड़े खतरे की बात यह है कि हूती के पास ऐसा हथियार आ चुका है जिसको रोकने की ताकत अमेरिका और इजराइल के डिफेंस सिस्टम में भी नहीं है। हूती की हादिम 2 नाम की यह मिसाइल हाइपरसोनिक कैटेगरी की है और इससे हूती ने इजरायली जहाज पर हमले भी किए हैं। और आपको इस बीच ये भी बता दें कि हूती ने इस मिसाइल से लाल सागर में हमले शुरू कर दिए हैं। हूती की हाइपरसोनिक मिसाइल का नाम हादिम 2 है। ये हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है। यह मिसाइल सॉलिड फ्यूल से चलती है। हूती का यह दावा है कि इसे उसी की मिलिट्री फैसिलिटीज में डिजाइन किया गया है। हूती ने हादिम 2 से 26 जून को इजरायली मालवाहक जहाज पर हमला किया है। इजरायल के इस जहाज का नाम MSC सराफ-V है। ये इजरायल का जहाज है और हमले के वक्त ये लाइबेरिया के लिए काम कर रहा था और इस पर लाइबेरियाई झंडा लगा हुआ था। ये उसी इजरायली जहाज की तस्वीरें हैं जिस पर हूती ने हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला किया। हमला उस वक्त किया गया जब यह जहाज अदन की खाड़ी से गुजर रहा था। हमला सटीक रहा और इजरायली जहाज लपटों में घिर गया। इजरायल पर रेजिस्टेंस फोर्सेस के हमले बढ़ते जा रहे हैं। इराकी रेजिस्टेंस फोर्स ने भी इजरायल पर हमले किए हैं। इराक रेजिस्टेंस ने इजरायल के एलात शहर पर ड्रोन हमले किए। इन हमलों से इजरायल के कई जहाजों को नुकसान होने की रिपोर्ट है। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने ऐलान किया है कि गाजा से फोकस शिफ्ट किया जा रहा है। इजरायल के उत्तरी बॉर्डर पर हालात संभालने के लिए सेना तैयार है। यह तय माना जा रहा है कि हिजबुल्ला और इजरायल की जंग शुरू होने वाली है। इसीलिए 8 देशों ने अपने नागरिकों को लेबनान छोड़ने की चेतावनी जारी कर दी है। नीदरलैंड्स, जर्मनी, कनाडा, यूके, यूएस, कतर, नॉर्वे और डेनमार्क ने कहा है कि उनके नागरिक तुरंत लेबनान छोड़ दें। इजरायल को अमेरिका से लेबनान पर हमले का ग्रीन सिग्नल मिल चुका है तो ईरान के कार्यवाहक राष्ट्रपति मोहम्मद मुख्बर और पुतिन की फोन पर बातचीत हुई है। अरब में परमाणु शक्तियां सक्रिय हो गई हैं। हिजबुल्ला और इजरायल की जंग छिड़ी तो अरब में परमाणु विस्फोट की आशंका कभी भी भयावह सच बन सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष। रूसी कब्जे वाले इलाके में यूक्रेन का हवाई हमला हुआ है। यूक्रेन के MiG-29 फाइटर जेट ने ये स्ट्राइक की है। देखिए, ये स्ट्राइक की गई है यूक्रेन के MiG-29 फाइटर जेट की ओर से। रूसी इलाकों पर 250 हैमर एरियल बॉम्ब से ये हमला बोला गया था। हमले में रूसी सेना के सैन्य ठिकानों को भी नुकसान पहुंचने की खबर है। यूक्रेन विनाश के बाद पुतिन के टारगेट पर अब नाटो आ चुका है और यह आशंका यूं ही नहीं जताई जा रही है। इसके पीछे की वजह है आर्कटिक से बाल्टिक सी तक पुतिन ब्रिगेड की जंगी तैयारी, विध्वंसक हथियारों की तैनाती। दरअसल रूसी डिफेंस ने नाटो के 8 देशों को टारगेट करने का, उन पर विध्वंसक हमले का प्लान तैयार कर लिया है और इसी प्लान के तहत बाल्टिक सी से बैरेंट्स सी तक पुतिन ने जंगी बेड़े, सबमरीन, एटमी बॉम्बर और 5th जनरेशन फाइटर जेट तक को तैनात कर दिया है। तो क्या जल्द ही पुतिन नाटो के सुरक्षा कवच को ध्वस्त कर देंगे? क्या नाटो के 8 देशों में रूसी ध्वज फहरा देंगे? देखिए रिपोर्ट।
बाल्टिक सी से बैरेंट्स सी तक, नीले समंदर से बर्फिस्तान तक, आसमान वाले एयरफील्ड से बॉर्डर वाले कॉन्फ्लिक्ट जोन तक, रूस ने ऐसे विनाशकों को झोंक दिया है जिनका सिर्फ एक मकसद है, बारूदी तबाही मचाना। दुश्मन खेमे पर विध्वंसक प्रहार करना, सब कुछ तहस नहस करना। दरअसल आर्कटिक रीजन से बाल्टिक तक महाबली रूस ने प्रचंड युद्ध की तैयारी शुरू कर दी है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि इस पूरे रीजन में प्रेसिडेंट पुतिन न सिर्फ सुरक्षा दीवार बनाएंगे बल्कि अपने विध्वंसक हथियारों से नेटो के 8 देशों में रूसी ध्वज फहराएंगे। क्योंकि पुतिन के आदेश के बाद रूसी डिफेंस ने आर्कटिक और बाल्टिक बॉर्डर पर RS-24 यार्ड्स मिसाइल तैनात की है। इन क्षेत्रों में रूसी नौसेना के युद्धपोत और सबमरीन ने भी मोर्चा संभाला है। जहां बाल्टिक सी में रूसी युद्धपोत जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल से लैस हैं, तो वहीं आर्कटिक में तैनात सबमरीन RSM-56 बुलावा मिसाइल से लैस है। रूस यूक्रेन जंग के बीच पहली बार रूसी डिफेंस ने इस तरह का चक्रव्यूह तैयार किया, जिससे यूक्रेन तो छोड़िए नेटो देशों तक की जान हलक में अटक गई है। यूरोप से लेकर अमेरिका तक सनसनी फैल गई है। हर किसी के जहन में यही सवाल कौंधने लगा है कि आखिर पुतिन चाहते क्या हैं? 2024 में उनका विस्फोटक प्लान क्या है? क्या रूस यूक्रेन युद्ध जल्द ही एटमी वॉर की शक्ल लेगा, या फिर जो हश्र यूक्रेन का हुआ उससे भी भयावह मंजर नेटो के चंद देशों का होगा? रूसी डिफेंस का एक्शन में आना संकेत है कि अब प्रेसिडेंट पुतिन का टारगेट यूक्रेन नहीं बल्कि नाटो के वो 8 देश हैं जिस पर किसी भी वक्त हमला हो सकता है। आखिर वो मुल्क कौन कौन से हैं ये भी बता देते हैं। पुतिन के टारगेट पर सबसे पहले बाल्टिक के 3 देश लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया, जिनका बॉर्डर रूस से लगा हुआ है। ऐसे में क्रेमलिन को आशंका है कि बाल्टिक देशों से नाटो की सेना रूस पर धावा बोल सकती है। लिहाजा रूसी डिफेंस ने बाल्टिक देशों से सटे बॉर्डर पर मिसाइलें तैनात कर दी हैं। वहीं कैलिनिनग्राड में रूस के जंगी बेड़े क्रूज मिसाइलों के साथ मोर्चा संभाले हुए हैं। बाल्टिक देशों के बाद पुतिन के टारगेट पर नॉर्डिक के 3 देश हैं, जिसमें शामिल हैं फिनलैंड, स्वीडन और नॉर्वे। दरअसल बाल्टिक सी और बैरेंट्स के बीच मौजूद ये तीनों देश भी पुतिन के लिए सिरदर्द बन गए हैं, क्योंकि नॉर्वे तो पहले से ही नाटो का मेंबर था। वहीं फिनलैंड और स्वीडन हाल ही में नाटो के मेंबर बने हैं। ऐसे में आर्कटिक क्षेत्र में तीनों नॉर्डिक देश रूस के लिए खतरे की घंटी है। वहीं पुतिन बाल्टिक और नॉर्डिक देशों के साथ साथ नाटो के 2 और देशों की भी घेराबंदी कर रहे हैं। वो 2 मुल्क हैं पोलैंड और रोमानिया, जहां से यूक्रेन को लगातार हथियारों की सप्लाई हो रही है। गौर करने वाली बात यह है कि जहां पोलैंड और रोमानिया से पश्चिमी देश धड़ल्ले से हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं, वहीं बाल्टिक देशों ने भी पुतिन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि बाल्टिक देश रूस से सटे बॉर्डर पर सुरक्षा दीवार बना रहे हैं। एस्टोनिया में तो ब्रिटिश सेना ने मिलिट्री बेस बनाया हुआ है।
इस मिलिट्री बेस पर ब्रिटिश कमांडो की एक टुकड़ी तैनात है। बाल्टिक देशों ने रूसी बॉर्डर के पास बारूदी सुरंग बिछा रखी है। वहीं सरहदी इलाकों में ड्रैगन टीथ टैंक बैरियर भी बनाए गए हैं। बस बाल्टिक देशों की इस गुस्ताखी से पुतिन भड़के हुए हैं। क्योंकि आशंका ये जताई जा रही है कि बाल्टिक देशों के साथ मिलकर नेटो की सेना कैलिनिनग्राद को टारगेट कर सकती है। जो कि पुतिन का सबसे सीक्रेट न्यूक्लियर सेंटर है। ऐसे में कैलिनिनग्राद को बचाने के लिए रूस ने बाल्टिक देशों की घेराबंदी कर दी है। वहीं फिनलैंड और स्वीडन के नेटो मेंबर बनने से भी रूस को खतरा है। दरअसल फिनलैंड की 1340 किलोमीटर लंबी सीमा रूस के साथ सटी हुई है। खास बात यह है कि फिनलैंड का बॉर्डर कोला पेनिनसुला से सटा है। कोला में रूस का न्यूक्लियर बेस और आर्कटिक नेवल बेस है। ऐसे में पुतिन ने बाल्टिक सी से आर्कटिक तक बारूद बिछा दिया है ताकि रूसी सरजमी पर मंडरा रहे किसी भी खतरे को जड़ से खत्म किया जा सके। हैरान करने वाली बात यह है कि रूसी डिफेंस ने सिर्फ जंगी बेड़े, सबमरीन और मिसाइलों को ही वॉर जोन में नहीं झोंका है, बल्कि आधुनिक युग के विनाशक हथियार भी जल्द ही बैटल ग्राउंड में दस्तक देने वाले हैं। दरअसल रूसी डिफेंस की तरफ से जो अपडेट सामने आया है उसके मुताबिक साल 2024 में रूसी नौसेना को 40 नए युद्धपोत मिलेंगे। इन युद्धपोतों की तैनाती आर्कटिक से ब्लैक सी तक होगी। रूसी नेवी को 90,000 टन वजनी जंगी बेड़ा भी मिलेगा। इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर Su-57 फाइटर जेट तैनात होंगे। रूस का Su-57 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ लड़ाकू विमान है। वहीं रूस ने Tu-160 एटमी बॉम्बर को भी अपग्रेड किया है। यकीन मानिए, इन जंगबाजों के रूसी बेड़े में शामिल होने के साथ ही पुतिन ब्रिगेड की ताकत पहले से कई गुना बढ़ जाएगी, क्योंकि ये तमाम अपग्रेडेड हथियार न सिर्फ किसी भी डिफेंस सिस्टम को भेदने में सक्षम हैं, बल्कि इसके साथ साथ एटमी तबाही भी मचा सकते हैं। और वैसे भी पुतिन के करीबी और रूसी सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन दिमित्री मेदवेदेव ने धमकी दी है कि अब अमेरिका और नेटो की जगह सिर्फ नर्क में ही बची। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और बड़ी खबर है, पूर्वी गाजा में आईडीएफ की ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक हुई है। गाजा का शुजाया शहर हमले में तबाह हो गया। शुजाइया में हुए हवाई हमले में कई इमारत ध्वस्त हो गए हैं और आईडीएफ हमले के बाद शुजाइया इलाके से पलायन शुरू हो गया है। आईडीएफ की स्ट्राइक से गाजा का शुजाइया शहर पूरी तरह से तबाह हो चुका है। तकरीबन احنا بنحكي هذول الناس خرجوا من الشعب ومن الشجاعيه। रूस की तबाही का ख्वाब देखने वाले अमेरिका ने नया प्लान तैयार कर लिया है। वो अमेरिका अपने सैनिक यूक्रेन भेजकर बड़ा हमला कर सकता है, लेकिन पुतिन ने पलटवार का ब्लूप्रिंट बना लिया है। पुतिन अपने जिगरी दोस्त किम जोंग के साथ मिलकर अमेरिका का मुकाबला करने को तैयार हैं। यानी यूक्रेन के अखाड़े में अब अमेरिका और नॉर्थ कोरिया आमने सामने आ सकते हैं। इसका सीधा मतलब है यूक्रेन कभी भी एटमी युद्ध का एपिसेंटर बन सकता है, क्योंकि किम ने खुला ऐलान किया है कि वो अमेरिका के मंसूबों को रौंदने के लिए परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। किम के ऐलान से पेंटागन में खलबली मच गई है, जबकि साउथ कोरिया युद्ध की आशंका से घबराने लगा है। रूस यूक्रेन युद्ध में जो अभी तक नहीं हुआ वो अब होने जा रहा है। अब अमेरिका यूक्रेन की जमीन पर सैनिक भेजेगा जो रूस पर हमला करेंगे।
पेंटागन के इस ऐलान को एक दिन हो गया, लेकिन इस खबर में ट्विस्ट क्या है वो समझिए। अमेरिका की सेना को रोकने के लिए पुतिन उस योद्धा को सामने ला रहे हैं जिसके नाम से पेंटागन में दहशत फैल जाती है। नाम तो सुना ही होगा, किम जोंग उन। रूस इस तैयारी में है कि यूक्रेन में किम की फौज उतारी जाए और उसे हाईटेक हथियारों से लैस किया जाए, जिसके बाद वो नेटो सैनिकों को चुन चुन कर मारे। यानी अमेरिकी कॉन्ट्रैक्टर को जवाब देंगे किम के किलर सैनिक, जिन्हें रूस टैक्टिकल वेपन भी दे सकता है। यानी रूस दुनिया के सामने दिखाएगा कि उसने टैक्टिकल एटमी वेपन का इस्तेमाल नहीं किया, जबकि ये काम नॉर्थ कोरिया करेगा, जो पहले ही अमेरिका को एटमी धमकी दे चुका है। साउथ कोरिया की खुफिया रिपोर्ट में बताया गया है कि नॉर्थ कोरिया अपने सैनिकों को जल्द ही यूक्रेन भेजने की तैयारी कर रहा है। सैनिकों को मिलिट्री इंजीनियरिंग यूनिट के नाम से डिप्लॉय करने की तैयारी की जा रही है। शुरुआत में रूसी सैनिकों के साथ यूक्रेन में कब्जे वाली जमीन पर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कराएंगे, लेकिन अमेरिकी सैनिकों के युद्ध में हिस्सा लेने पर उसका सफाया करने का भी प्लान तैयार किया गया है। नॉर्थ कोरिया के विध्वंसक कदम पर पेंटागन की तरफ से कहा गया है कि हमारी नजर नॉर्थ कोरिया पर है। पेंटागन के प्रवक्ता पैट राइडर ने कहा है, ऐसी रिपोर्ट हमें मिली है कि नॉर्थ कोरिया अपनी इंजीनियरिंग यूनिट को डोनेस्क भेज रहा है। हमारी निगाहें ऐसे हर कदम पर है। हमें इंतजार है वो हमारी तोपों का चारा बनेंगे। इसके जवाब में रूस की तैयारी काफी बड़ी है, क्योंकि जब से नेटो ने अपने सैनिक यूक्रेन भेजे हैं, तब से पुतिन ने एक नया प्लान तैयार कर लिया है, जिसमें रूस भी कई देशों के सैनिक और हथियार यूक्रेन में उतारने जा रहा है। उन देशों के नाम सुन लीजिए: बेलारूस, नॉर्थ कोरिया, वियतनाम, ईरान, इराक, सीरिया और चीन। इसके अलावा वैगनर और चेचेन लड़ाके पहले से ही युद्ध में उतरे हुए हैं, जो अभी साउथ ईस्ट यूक्रेन में सक्रिय हैं। जबकि इसके जवाब में नेटो ने रूस में सबोटैज अटैक शुरू किए हैं, जो ठीक उसी तरह है जैसे नेटो के कई सदस्य देशों में अग्निकांड हुए हैं। ये इसी तरह के हमले का वीडियो है, जिसमें वोरकोता नोवरोसिस्क रूट पर जा रही एक रेल दुर्घटनाग्रस्त हो गई। 9 डिब्बे पलट गए, 70 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। अभी तक हादसे के कारणों का पता नहीं लगा है, जबकि रूस की खुफिया एजेंसी का दावा है कि इसके पीछे कोई गहरी साजिश है। पिछले 2 महीने में इस तरह के कई हमले रूस में हुए हैं, जिसमें मिलिट्री बेस, ऑयल डिपो, एनर्जी सेक्टर के अलावा रेलवे नेटवर्क को निशाना बनाया गया है। हालांकि नेटो भी कहता रहा है कि रूस लगातार अपने प्रॉक्सी के जरिए कई यूरोपीय देशों को दहला चुका है और ये हमले अभी भी जारी हैं। अभी से पहले रूस इन हमलों पर कुछ नहीं बोला, लेकिन अब रूस अपने प्रॉक्सी को उन तमाम देशों में उतारने जा रहा है। ये वो देश हैं जो यूक्रेन में अपने सैनिक भेज रहे हैं, जिसमें अमेरिका, फ्रांस, पोलैंड, ब्रिटेन, डेनमार्क, जर्मनी और स्वीडन सबसे पहले निशाने पर है। यानी पुतिन अमेरिकी कॉन्ट्रैक्टर को जवाब देना चाहते हैं कि अमेरिका यूक्रेन की धरती को अफगानिस्तान या इराक न समझे, क्योंकि वहां भी अमेरिका ने कॉन्ट्रैक्टर के रूप में सैनिक भेजे, लेकिन आखिर तक उन्हें अमेरिका कॉन्ट्रैक्टर ही मानता रहा, जबकि उस इंजीनियरिंग कोर में नेटो सैनिकों को भी शामिल कराया था। इसी तरह की मॉडस ऑपरेंडी को यूक्रेन में आजमाने की तैयारी है। जबकि पुतिन इसे फेल करने पर आमादा है, वो भी अपने प्रॉक्सी के जरिए। पुतिन का प्लान इससे भी कहीं आगे है, जहां अमेरिका और इजराइल के खिलाफ पुतिन ने वैगनर लड़ाकों को ईरानी प्रॉक्सी की मदद के लिए भेजा है। दूसरी तरफ लेबनान रूट से हथियार भी भेजे जा रहे हैं। वहीं ईरानी प्रॉक्सी गुटों को यूरोप में नेटो देशों में भेजकर तबाही लाने की तैयारी है, जबकि किम तो पहले ही अपनी सेना भेजने की हामी भर चुके हैं। इस बीच नॉर्थ कोरिया मध्यम दूरी के मिसाइलों का टेस्ट भी करने जा रहा है, जिसे जरूरत पड़ने पर यूक्रेन में नेटो सैनिकों के खिलाफ इस्तेमाल कर सके।
इंटरनल रिपोर्ट है कि चीन भी जरूरत पड़ने पर प्रॉक्सी कोर के रूप में अपने सैनिक भेज सकता है, क्योंकि रूस ने साउथ चाइना सी में अमेरिका को ढकेलने के लिए अपने वॉरशिप लगा दिए हैं। इसी वजह से अमेरिका ने अपने पैसिफिक जोन में B-52 बॉम्बर और सबमरीन का प्रदर्शन किया है। साथ ही अमेरिका रूस के आसपास एटमी हथियारों की तैनाती कर रहा है। यानी अब हालात कोल्ड वॉर जैसे हो चुके हैं, जिसमें एक तरफ रूसी गठबंधन है जिसमें रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया है, दूसरी तरफ अमेरिका और नेटो देश है, जबकि इस बार एपिसेंटर यूक्रेन बन चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। गाजा के कई इलाके पूरी तरह जमींदोज हो चुके हैं, लेकिन नेतन्याहू की जिद है जब तक हमास का संपूर्ण खात्मा नहीं हो जाता है तबाही का ये दौर जारी रहेगा। अब आसमान से जेट बॉम्ब बरसा रहे हैं और जमीन पर IDF के टैंक राफा में घुसकर गोले बरसा रहे हैं। खौफ इतना ज्यादा फैल चुका है कि राफा से लोग शरणार्थी कैंपों को छोड़कर जा रहे हैं। हजारों लोगों के पलायन से कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं गाजा में नक्बा की वापसी तो नहीं होने जा रही। इतनी तबाही, इतनी बर्बादी, और ये कब तक जारी रहेगी, इसका कोई अंदाजा नहीं। गाजा के लोग जान चुके हैं कि अब शायद यहां उनका कोई भविष्य नहीं। इसलिए भगदड़ मची, लोग जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। ये तस्वीर गाजा के शुजाया की है, जहां हजारों लोग एक साथ पलायन कर रहे हैं। दूसरी तरफ इजरायली फोर्स बमबारी कर रही है। हालात ठीक 1948 जैसे, जब अरब इजरायल युद्ध में करीब 7.5 लाख लोगों ने पलायन किया था। अब 2024 में गाजा में वही स्थिति है, जब लोग अपने घरों को, शरणार्थी कैंपों को छोड़कर भाग रहे हैं। अब सवाल उठ रहा है, क्या 2024 में गाजा में नक्बा जैसे हालात बन चुके हैं? तस्वीरें तो यही बताती हैं, क्योंकि IDF के सैनिक घरों में घुसकर तबाही मचा रहे हैं, कैंपों पर बम बरस रहे हैं, लोग चीख रहे हैं, उनके अपने मारे जा रहे हैं, जबकि इसे इजराइल हमास लड़ाकों के खिलाफ ऑपरेशन बता रहा है। पिछले 24 घंटे में राफा में 60 लोगों की मौत हो चुकी है। रिफ्यूजी कैंप पर भी हमला किया गया। हालांकि कई जगह हमास के लड़ाकों ने जवाब दिया। दूसरी तरफ हमास लड़ाकों ने कई जगहों पर माइंस लगा दी, जिससे इजरायली सैनिकों को ग्राउंड ऑपरेशन में परेशानी हो रही है। इसी वजह से एयर स्ट्राइक करके पूरे इलाके को समतल किया जा रहा है। बाकी का काम टैंक कर रहे हैं। इस हमले में इजरायल के 17 सैनिकों को जख्मी करने का दावा हमास ने किया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अब तक इजरायली सेना के 70,000 जवान जख्मी हो चुके हैं, जो ड्यूटी पर नहीं लौट सकते। इसलिए अब धार्मिक यहूदी जिन्हें सेना में भर्ती से छूट थी, उन्हें भी जबरन सेना में शामिल किया जा रहा है, जिससे बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ नया गुस्सा भड़क गया है। जबकि पहले से ही उनके युद्ध नीति पर सवाल उठाया जाता रहा है। उसी रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि 7 अक्टूबर से अभी तक अमेरिका ने इजरायल को करीब $7 बिलियन की सैन्य मदद की, जिससे इजरायल गाजा और वेस्ट बैंक में इतना लंबा ऑपरेशन चला पाया है। लेकिन अब इजरायल को हमास के अलावा हूती और हिजबुल्लाह से भी युद्ध लड़ना पड़ रहा है, जिससे ये तय हो चुका है कि ये जंग लंबी चलने वाली है, बल्कि अमेरिका के इसमें कूदने से अरब महायुद्ध का एपिसेंटर बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और एक बड़ी खबर है, दक्षिणी लेबनान के एसारोन इलाके में IDF का अटैक। IDF के लड़ाकू विमानों ने मिसाइल से किया हमला। IDF के हमले में हिजबुल्लाह के कई ठिकाने तबाह हो गए।
रूसी सेना ने अचानक अपने आक्रमण की रणनीति बदल दी है। रूसी फौज ने यह फैसला तब किया जब क्रेमलिन ने यूक्रेन को पूरी तरह से ब्लैकआउट करने का आदेश दे दिया। इसी के बाद से रूसी सेना 1500 किलो के बमों की बरसात कर रही है। रूसी हमले में न सिर्फ यूक्रेन का एनर्जी सेक्टर पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है, बल्कि 24 घंटे के अंदर यूक्रेनी फोर्स के 12 ड्रोन सेंटर भी तहस नहस हो गए हैं। तो सवाल यही है कि क्या अब यूक्रेन के पास सरेंडर के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा है? युद्ध का रूप और प्रारूप पूरी तरह से बदल गया है। रूस यूक्रेन युद्ध अब बहुत ही भयावह हो गया है। रूस यूक्रेन का अस्तित्व मिटाने पर आमादा है। यूक्रेन अपना वजूद बचाने के लिए पलटवार कर रहा है। यूक्रेन रूसी धरती पर अटैक एमएस से तबाही मचा रहा है। तो रूसी सेना युद्ध भूमि में अब ओडैप प्रयोग कर रही है, यानी रूस ओडैप 1500 बमों से विध्वंस मचा रहा है। और इसी के साथ युद्ध सबसे खतरनाक दौर में प्रवेश कर गया है। यूक्रेन की धरती पर रूसी फौज के हमले हर बीतते दिन के साथ तेज होते जा रहे हैं। रूसी सेना अब उन हथियारों से तबाही मचा रही है जिनकी काट यूक्रेन के पास नहीं है। रूसी सेना अब तक फैब 500 बमों से हमले कर रही थी, लेकिन अब उसने नई रणनीति के तहत ओडैप 1500 बमों से हमले करने शुरू कर दिए हैं। 1500 किलो वजनी ये बम जिस भी जगह पर गिर रहे हैं उस जगह को शमशान बना दे रहे हैं। खार्किव, लवीव और खेरसोन, यूक्रेन के ये वो 3 इलाके हैं जहां रूसी फौज ने 1500 किलो के ओडैप बम से ब्लास्ट किए। टारगेट पर यूक्रेन के ड्रोन कंट्रोल सेंटर थे। रूसी हमले की वजह से इन तीनों इलाकों में यूक्रेन के कई ड्रोन कंट्रोल सेंटर समाप्त हो गए। खेरसोन में रूसी सेना ने उस हेडक्वार्टर पर हमला किया जहां से लोगों को मदद पहुंचाई जा रही थी। हमले में बिल्डिंग बर्बाद हो गई, 3 कारें भी जल गईं। रूस ने खेरसोन में एक और फ्रंट पर हमला किया। हमले में कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है, 5 लोग घायल हो गए। खार्किव में रूस ने न सिर्फ यूक्रेनी सेना के 3 ठिकानों को तबाह कर दिया, बल्कि एनर्जी सेक्टर पर भी विस्फोट किया। डोनेस्क में रूसी हमले के बाद भीषण आग लग गई, कई लोगों के मारे जाने की रिपोर्ट है। सिवरेस्क के पास रूसी सेना ने भीषण हमला कर यूक्रेन के 2 ठिकानों पर कब्जा जमा लिया। रूसी सेना की ताजा बमबारी में यूक्रेन का एनर्जी सिस्टम पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है। यूक्रेन के बड़े भूभाग में अंधेरा छा गया है। रूस के डिप्टी विदेश मंत्री सर्गेई ryabkov ने चेतावनी दे दी है कि यूक्रेन को अमेरिकी मदद तीसरे विश्व विनाश की वजह बनेगा। रूस के डिप्टी विदेश मंत्री का यह बयान इस बात की घोषणा कर रहा है कि यूक्रेन युद्ध अब एटमी विनाश का रूप लेता जा रहा है। घंटे में रूसी सेना ने ODAB 1500 बमों से बहुत ही विध्वंसक हमला किया है। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक रूसी फौज ने यूक्रेन के 110 शहरों में ब्लास्ट किए। इस ब्लास्ट में यूक्रेन के 12 ड्रोन सेंटर भस्म हो गए। डोनेस्क में रूस ने यूक्रेन के 510 सैनिकों, 4 इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और 3 हथियार डिपो को तहस नहस कर दिया। लुहांस्क में यूक्रेन के 400 सैनिक मारे गए, 7 सैन्य वाहन और 6 हथियार जल गए। खार्किव में यूक्रेन के 300 जवानों की मौत हो गई, 7 सैन्य वाहन और 6 हथियार भी ध्वस्त हो गए।
खेरसोन में यूक्रेन के 77 सैनिक मारे गए, 3 हथियार गोदामों को भी अस्तित्व मिट गया है। लवीव में यूक्रेन को 103 सैनिकों, 7 सैन्य वाहन और 8 हथियारों का नुकसान पहुंचा है। रूस के विध्वंसक हमलों से यूक्रेन के अस्तित्व पर अब तक का सबसे बड़ा संकट मंडरा रहा है। ऐसे में यूक्रेन अपना वजूद बचाने के लिए पूरी ताकत से जंग लड़ रहा है। यूक्रेनी फोर्स इस वक्त सबसे ज्यादा हमले रूसी शहरों पर कर रही है। हैरानी की बात यह है कि यूक्रेन के ज्यादातर हमले सफल हो रहे हैं। रूसी सेना को रूस के अंदर ही बड़ा जख्म मिल रहा है। रूसी धरती पर यूक्रेनी सेना के हमले इसलिए सफल हो रहे हैं क्योंकि यूक्रेन ने ICEYE-SAR सैटेलाइट कंपनी की मदद से रूस के अंदर अपने टारगेट ढूंढ लिए हैं। ये सैटेलाइट तस्वीर उन टारगेट की है जो रूस के अंदर मौजूद है। इन्हीं सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए यूक्रेन रूस में आए दिन बड़ी तबाही मचा रहा है। यूक्रेनी इंटेलिजेंस को कंपनी ने कुल 4173 सैटेलाइट तस्वीरें मुहैया करवाई हैं। इनमें रूस के 370 एयरबेस हैं, एयर डिफेंस सिस्टम के 238 ठिकाने हैं, 153 ऑयल डिपो हैं, 147 हथियार गोदाम और रूस के 17 नेवल बेस हैं। यूक्रेनी फोर्स इस सैटेलाइट तस्वीर की मदद से अब तक इनमें से 38% टारगेट पर हमले कर चुकी है। यही वो सैटेलाइट तस्वीरें हैं जो यूक्रेनी फोर्स के लिए वरदान साबित हो रही हैं। इन्हीं तस्वीरों के जरिए यूक्रेन ने क्रीमिया में रूस के स्पेस सेंटर को तहस नहस कर दिया। रूस का स्पेस सेंटर किस तरह भस्म हो गया, इसकी गवाही सैटेलाइट तस्वीर दे रही है। यूक्रेनी फोर्स युद्ध भूमि में भी रूसी सेना को रोकने की कोशिश कर रही है। यूक्रेन ने डोनेट्स्क में ब्रैडली फाइटिंग व्हीकल से रूस के ड्रोन को तबाह कर दिया। यूक्रेनी फोर्स ने ज़पोरिज़िया में रूस के 3 सैन्य ठिकानों पर विस्फोट किया। खार्किव में यूक्रेन के इन्फेंट्री ने रूसी सेना पर धावा बोला, कई रूसी सैनिक मारे गए। रूस का मुकाबला करने के लिए यूक्रेन ने अब यूरोपीय और अफ्रीकी देशों से लड़ाके बुला लिए हैं। ये लड़ाके यूक्रेन के लिए जंग लड़ रहे हैं। हालात का जायजा लेने के लिए यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की अपने नए कमांडर के साथ फ्रंट लाइन पर पहुंचे, सैनिकों का हौसला बढ़ाया। जाहिर है यूक्रेन हार मानने को तैयार नहीं है। नेटो की मदद से ज़ेलेंस्की सेना की जो तैयारी है वो युद्ध की आग को और भड़काने जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। पश्चिम से मिले हथियारों के दम पर ज़ेलेंस्की 2 साल से रूस के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। पश्चिमी देश यूक्रेन को अरबों डॉलर के हथियार दे चुके हैं। अब यूक्रेन की मदद को लेकर रूस का सनसनीखेज दावा सामने आया है। दावा है कि हथियारों के बदले यूक्रेन का खजाना पश्चिमी देशों के पास जा रहा है और ज़ेलेंस्की यूक्रेन लूट का सिर्फ एक मोहरा है। सवाल है कि रूस के दावे में कितना दम है और यूक्रेन के पास ऐसा कौन सा खजाना है जिसके बदले यूक्रेन के हथियार गोदाम नॉन स्टॉप भरे जा रहे हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। रूस यूक्रेन जंग को 853 दिन बीत चुके हैं। ना यूक्रेन की सेना पीछे हट रही है और ना ही यूक्रेन के हथियार गोदाम खाली हो रहे हैं। ज़ेलेंस्की हथियारों की कमी का रोना रोते हैं और अगले ही हफ्ते पश्चिमी देशों से हथियारों की नई ग्रांट मिल जाती है। यूक्रेनी गोदामों को हथियारों से भर दिया जाता है। एक बार फिर पश्चिमी देशों ने यूक्रेन के लिए अपने हथियार गोदाम खोल दिए हैं। स्पेन ने यूक्रेन को $1 बिलियन की नई खेप भेजी है, जिसमें 20 लेपर्ड 2A4 टैंक, 155 mm के आर्टिलरी शेल्स, ड्रोन, सर्विलांस और ट्रैकिंग सिस्टम शामिल है। स्पेन यूक्रेन को एस्कॉर्ट इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल भी भेजने की तैयारी में है। अमेरिका ने भी यूक्रेन के लिए हथियारों की नई खेप भेजी है। नई खेप में GCS-200 माइन क्लियरिंग व्हीकल, मिलिट्री ट्रक, बख्तरबंद वाहन और मेटल डिटेक्टर्स शामिल हैं। इटली ने भी यूक्रेन के लिए प्यूमा आर्मर्ड पर्सनल कैरियर भेजे हैं।
इधर लिथुआनिया ने बड़ा ऐलान किया है। वो अपनी जीडीपी का 0.25% हिस्सा यूक्रेन को सुरक्षा और हथियार मुहैया कराने पर खर्च करेगा। अब तक माना जा रहा था कि यूक्रेन को नॉन स्टॉप हथियारों की सप्लाई का मकसद रूस को बर्बाद करना है, मगर अब दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई के बदले पश्चिमी मुल्क उससे बड़ी कीमत वसूल रहे हैं। रूस का दावा है कि पश्चिमी देशों की नजर यूक्रेन के खनिज भंडार पर है। हथियारों के बदले अमेरिका और उसके मित्र देश इस पर कब्जा चाहते हैं। ये दावा रूसी फेडरेशन काउंसिल के सदस्य व्लादिमीर दजबरोव ने किया है। उन्होंने कहा, उपनिवेशों का भाग्य हमेशा एक जैसा ही होता है। अपनी दोस्ती के बदले यूएस यूक्रेन से भारी कीमत वसूलेगा। अमेरिका यूक्रेन के सभी प्राकृतिक संसाधन हड़प लेगा। रूस के इन दावों के पीछे अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम का एक बयान है, जिसमें उन्होंने यूक्रेन के खनिज भंडार का जिक्र किया था। रूस की माने तो जब तक यूक्रेन में प्राकृतिक संसाधन मौजूद हैं, तब तक उसे हथियारों की ग्रांट मिलती रहेगी। रूस भले ही यूक्रेन की खनिज संपदा पर कब्जे की कोशिश का आरोप लगा रहा हो, लेकिन ये बात किसी से छिपी नहीं है कि यूक्रेन पर रूस के हमले की एक बड़ी वजह भी यूक्रेन का ये प्राकृतिक खजाना ही है। यूक्रेन के पास पृथ्वी पर मौजूद सतह का सिर्फ 0.4% हिस्सा है, जबकि दुनिया भर में मिलने वाले प्राकृतिक संसाधनों का 5% हिस्सा यूक्रेन में मिलता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन में $12 ट्रिलियन का खनिज भंडार मौजूद है। यूक्रेन के प्राकृतिक भंडार में सबसे ज्यादा टाइटेनियम, आयरन, लिथियम, कोयला, बॉक्साइट, प्राकृतिक गैस और ऑयल मौजूद है। रूस का दावा है कि ज़ेलेंस्की इन प्राकृतिक संसाधनों को औने पौने दामों पर अमेरिका और उसके मित्र राष्ट्रों को बेच रहे हैं, ताकि जंग के लिए पश्चिमी देशों से हथियारों की सप्लाई धीमी ना पड़े। दावों की हकीकत ज़ेलेंस्की और पश्चिमी देशों के अलावा कोई नहीं जानता, लेकिन इसे रूस की एक बड़ी पॉलिटिकल स्ट्राइक के तौर पर देखा जा सकता है। दरअसल यूक्रेन में मौजूद सरकार का कार्यकाल खत्म हो चुका है। यूक्रेन में मार्च में राष्ट्रपति चुनाव होने थे, लेकिन जंग की वजह से चुनावों को टाल दिया गया। ज़ेलेंस्की अब भी राष्ट्रपति पद पर काबिज है। माना जा रहा है कि ज़ेलेंस्की पर खनिज भंडार बेचने का आरोप लगाकर रूस यूक्रेनी नागरिकों को भड़काने की कोशिश कर रहा है, ताकि उनके खिलाफ देश में विद्रोह भड़काया जा सके। रूस की इस पॉलिटिकल स्ट्राइक का असर कितना होगा, ये कोई नहीं जानता, लेकिन आज की सच्चाई यही है कि पश्चिमी देशों से यूक्रेन को नॉन स्टॉप हथियार मिल रहे हैं। ऐसे में निकट भविष्य में जंग रुकने के आसार नजर नहीं आते। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।